जय हिंद सारे साथियों। चलिए इस वीडियो में आपको हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में बताएंगे। तो जिन कॉलेजों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो प्लीज़ वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। वहाँ के स्टूडेंट बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर समाजशास्त्र, भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। यह नया क्लास है समाजशास्त्र बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का। इसके पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का बताया था द्वितीय सेमेस्टर। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अति लघु क्वेश्चन को कवर कराएंगे 2-3 वीडियो में, फिर उसके बाद लघु और दीर्घ। तो अति लघु उत्तर यानी खंड और पहला प्रश्न होता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस खंड के सभी भागों के उत्तर देना है हमें। प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्द में रहेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का 2 नंबर का रहेगा। 10 नंबर के होंगे पूरे क्वेश्चन। 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या था हमारा, भारतीय समाज एवं संस्कृति की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समाजशास्त्र यानी कि यदि आप समाज में के बारे में जानते हैं तो आप, यदि आप क्लास भी थोड़ा बहुत लिए होंगे कॉलेज में, तो आप आसानी से पेपर को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आए, इसी पीडीएफ में से आए, ठीक है। कुछ इधर उधर के भी आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। दैनिक जीवन में जो दिनचर्या होती है उससे भी रिलेटेड आ सकते हैं समाजशास्त्र में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय समाज एवं संस्कृति की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला है प्राचीन, हम हेडिंग बताएंगे और कुछ उसके आगे हम बीच में पढ़ देंगे, ठीक है। उसके अंदर जो आंसर है आपको पढ़ना है। पहला क्या है, प्राचीनता एवं स्थायित्व। दूसरा है सहिष्णुता। तीसरा है अध्यात्मवाद। चौथा क्या है, धर्म की प्रधानता। अब इसके अंदर जो भी डिफिनेशन है आपको पढ़ना है। अब पहले का बी क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण नगरीय अनुबंधन की व्याख्या कीजिए। ग्रामीण नगरीय अनुबंधन की व्याख्या, तो क्या है, ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया है जो किसी भी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र में देखी जा सकती है। यह एक ऐसी घटना है जो अंशों में परिलक्षित होती है। क्या, अंशों में परिलक्षित होती है। आगे बढ़ते हैं हम। ग्रामीण एवं नगरीय समाज में 4 अंतर क्या है। 4 अंतर, गांव की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि है, जबकि नगर की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कारखाने, उद्योग धंधे या कोई दुकान, ठीक है। तो गांव में जनसंख्या विरल होती है जबकि नगरों में जनसंख्या सघन होती है। विरल और सघन यह आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। फिजिक्स यदि आप पढ़े होंगे तो विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में आसानी से जानते होंगे। यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा विरल और सघन क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बता देंगे। गाँवों में पास पड़ोस का विशेष महत्व होता है जबकि नगरों में पास पड़ोस के विशेष महत्व नहीं होता। ग्रामों में अधिकांश संयुक्त परिवार पाए जाते हैं जबकि नगरों में एकाकी परिवार की प्राथमिकता होती है। गांव में क्या होते हैं, एक से अधिक परिवार होते हैं, नगरों में कम होते हैं। नगर में जो होते हैं वो गांव से ही जाते हैं। नगरीय समाज की 4 विशेषताएं। नगरीय समाज की 4 विशेषताएं, जनसंख्या का अधिक, यानी जनसंख्या में अधिक होता है, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, सामाजिक समस्याओं का केंद्र। आगे बढ़ते हैं। नगर को परिभाषित करना है तो विलाकास के अनुसार यहाँ पर जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव, जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उसे शहर कहेंगे। बर्गेल के अनुसार नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। फिर यहाँ पर नगर क्या है, नगर केवल एक निवास स्थान ही नहीं वरन एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी है। आगे प्रश्न क्या हमारा,
कि भारतीय संस्कृति में भिन्नता में एकता के संदर्भ में हर्बर्ट रिजले के क्या विचार हैं। भारत में धर्म, रीति रिवाज, भाषा और सामाजिक एक भौतिक भिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक ऐसी विशेष एकरूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विद्या अभिगम से आप क्या समझते हैं, या फिर भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य को संक्षेप में बताएं। तो क्या है हमारा, शास्त्रों के अध्ययन हेतु अति सन्निकट जाने के लिए, अति सन्निकट यानी पास में जाने के लिए ही अधिगम शब्द को भारतीय विद्याओं को प्राप्त करने हेतु भारतीय विद्या अभिगम शब्द को प्रयुक्त किया है। आगे प्रश्न है, भारतीय विद्या अभिगम की दो सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो वैदिक काल से लेकर स्मृति काल तक के समस्त ग्रंथों का आधार धार्मिक है, न कि सामाजिक। सामाजिक आधार के अभाव में इन ग्रंथों को समाजशास्त्रीय अध्ययन के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता। दूसरा क्या है सीमा, इन ग्रंथों के समस्त अध्ययनों का आधार कल्पना व धर्म है, फलस्वरूप इनमें वैज्ञानिक तथ्यों का पूर्ण अभाव है, यानी कमी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको जाने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय समाजशास्त्र में भारतीय विद्या अभिगम का क्या योगदान है, इसके बारे में आप पढ़िएगा। भारत के संदर्भ में विविधता में एकता को स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विविधता में एकता को स्पष्ट कीजिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो भारतीय समाज व सामाजिक संगठन ही एक मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता विविधता में एकता है। भारतीय सामाजिक संगठन अनेक प्रकार की विविधताएं लिए हुए हैं, जैसे कि भौगोलिक विविधता, प्रजाति विविधता, जनजाति विविधता, भाषाई विविधता आदि। इन सभी विविधताओं के बावजूद भारतीय समाज व सामाजिक संगठन में मूल रूप से एकता पाई जाती है। एकता यानी कि एकजुट, यानी कि ग्रुप्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज में पाश्चात्य समाज में दो अंतर बताइए। भारतीय समाज के दो सामाजिक ऐतिहासिक आधार कौन कौन से हैं। पहला है कर्म एवं पुनर्जन्म, दूसरा है संस्कार। संस्कार मतलब क्या है, पुनर्जन्म। कर्म एवं पुनर्जन्म से चलिए समझ लेते हैं। तो भारतीय समाज व सामाजिक संगठन में कर्म एवं पुनर्जन्म का भी प्रमुख स्थान, यानी कि इस पर विश्वास करते हैं लोग। भारतीय समाज में कर्मों के अनुसार ही वह शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार यह आधार पर व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जैसी संगति होगी आप वैसे ही उस ढांचे में ढल जाएंगे। जैसे ही आप आसपास के पड़ोस वाले होंगे वैसे ही आप उस ढांचे में ढल जाएंगे। अच्छे के साथ रहेंगे अच्छा सीखेंगे, बुरे के साथ रहेंगे बुरा सीखेंगे। संस्कार क्या है कि भारतीय समाज व सामाजिक संगठन में संस्कारों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज भी है। वैदिक युग से ही संस्कारों को महत्वपूर्ण माना जाता है। संस्कार नहीं तो कुछ नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, प्रिय है। वर्तमान समाज में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो आज की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, तो वह व्यवसाय का कोई संबंध नहीं रखता है। प्रेम विवाह बढ़ रहे हैं, यानी कि लव मैरिज। आज जाति एवं व्यवसाय का कोई संबंध नहीं है। प्रेम विवाह बढ़ रहे हैं, अंतर जाति विवाह बढ़ रहे हैं। खान पान के संबंध में अब ढीले पड़ रहे हैं, यानी कि पहले के लोग जो खाना खाते थे अब क्या है, कम खाते हैं। और पहले के आदमी जो है तो 70-90 साल 100 साल से जीते थे। आज के आदमी क्या है, 60 साल 70 साल में ही स्वर्ग के, यानी कि मृत्यु हो जाती है उनकी। जाति दूरी धीरे समाप्त होती है जा रही है, यानी कि जो जाति है, जाति वाली प्रथा है वो धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होती जाती है। जाति संबंधी सभी निषेध भी समाप्त हो गए हैं। जाति विभेद उतना नहीं होता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम के विषय में डेविस का क्या कथन है। तो नहीं आएगा एग्जाम में। संरचनात्मक प्रकारात्मक अभिगम की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसको आप पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको पढ़ा देंगे। मर्टन के अनुसार अकार्य क्या है। मर्टन के अनुसार अकार्य वे अवलोकनीय परिणाम है जो किसी व्यवस्था से अनुकूलन अथवा समायोजन को कम करते हैं। अकार्य परिणामों को संभावना भी है। प्रत्यक्ष प्रकार क्या है। प्रत्यक्ष प्रकार क्या है, एक बार इसको पढ़िएगा। मर्टन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रकार क्या है। मर्टन के अनुसार प्रकार का संबंध किससे है, इसको आप सब पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निजातीय समूह क्या है या सजातीय समूह से आप क्या समझते हैं। निजातिकी समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति या उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने को दूसरों से पृथक पृथक समझता है यानी अलग समझता है। नेक्स्ट प्रश्न है सजातीय समूह की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक निजातिकी या सजातिकी, निजातिकी आएगा यानी सजातिकी के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग एवं संगठन पाया जाता है। उनमें की भावना पाई जाती है, अहंकार की भावना पाई जाती है। चलिए, भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली सांस्कृतिक प्रतिमान संबंधी विविधताएं क्या है। भारत में प्रथाओं का वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से भी पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की अपनी अपनी विशिष्ट प्रथाएं होती हैं और यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक समूहों की प्रथाओं में भी बहुत अंतर है। यानी आपके आसपास में कोई और मान ली एरिया बाई एरिया, सड़क उस पार कुछ और, सड़क इस पार कुछ और, 1 किलोमीटर के बाद कुछ और भाषा बोली जाती है, ठीक है, उसके आगे ऐसे चलता रहता है। संविधान के 8वें अनुच्छेद में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के 8वें अनुसूची में या अनुच्छेद में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान के 8वें अनुच्छेद में 18 भाषाओं का मान्यता दी गई है। राष्ट्रभाषा हिंदी पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। राष्ट्रभाषा हिंदी पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये तो दीर्घ का क्वेश्चन हो गया और लघु में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लघु में 200 शब्दों में और दीर्घ में 500 शब्दों में। हिंदी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। क्या है? हिंदी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी लिपि है। क्या है? जिसकी लिपि देवनागरी लिपि है। इसे बोलने वाले लोग 33.72 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का लगभग 39.85% भाग है। इतने लोग हिंदी बोलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुच्छेद में संविधान हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न हमारा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है। इस्लाम धर्म के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। इस्लाम धर्म के 4 सिद्धांत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, प्रत्येक शुक्रवार को सामूहिक नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोज़ा रखना तथा मक्का की तीर्थ यात्रा हज करना, ये सभी इस्लाम धर्म में होते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे जो नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के शाक्यों के प्रधान शुद्धोधन के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों के नाम लिखिए। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों के नाम क्या है। 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोग मार्ग। अनुसूचित जनजाति से क्या तात्पर्य है। अनुसूचित जनजाति से क्या तात्पर्य है। साधारणतः जनजाति का तात्पर्य एक ऐसे मानव समूह से समझ लिया जाता है जिसका रहन सहन और रीति रिवाज बहुत कुछ आदिम प्रकृति का हो। जनजातियों को आदिवासी अथवा वन्य जाति शब्द से केवल इसलिए संबोधित किया जाता है कि वह मानव की आदिकालीन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। जनजातियों की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता क्या है। जनजातियां सभ्य समाज से दूर घने जंगलों के बीच निवास करती हैं। इनका अपना विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरा, जनजाति की अवधारणा के अंतर्गत हम आदिम परिवार का या परिवारों के समूह को सम्मिलित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की 4 जनजातियों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भील, गौंड, संथाल, खासी। भारत की 4 जनजातियां कौन कौन सी हैं। भील, गौंड, संथाल, खासी आदि भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। जनजातियों की 4 आर्थिक समस्याएं लिखिए या फिर वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनजातियों की कुछ समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो जनजातियों की 4 आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है। स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या, नई भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या, ऋणग्रस्त औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं।
आगे बढ़ते हैं। जनजातियों की आर्थिक समस्या को दूर करने के 2 सुझाव दीजिए। आप पढ़िएगा। जाति और वर्ग में अंतर को स्पष्ट कीजिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कल हम आपको क्या इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, यानी कि पेपर आपको बताएंगे किस तरह से एग्जाम में आता है पेपर का मॉडल। जाति को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर इसको पढ़िएगा आप। जाति प्रथा की 4 विशेषताएं लिखिए। जाति प्रथा की विशेषताएं, तो जाति जन्मजात होती है। जाति में खान पान संबंधी नियम होते हैं। अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। चौथा, जाति में उच्च नीच और छुआछूत के नियम भी होते हैं। जाति समुदाय के लिए जाति के 4 कार्य लिखिए। जाति समुदाय के लिए जाति के 4 कार्य कौन कौन से हैं? पहला, धार्मिक भावनाओं की रक्षा। दूसरा, रक्त की शुद्धता बनाए रखने में सहायक। तीसरा, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। चौथा, सामाजिक स्थिति को निश्चित करती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा। हो सकता है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया जाएगा कल के वीडियो में। कल के वीडियो में आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करा देंगे, यानी हूबहू पेपर कैसा आता है। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।